Very good morning, students. So in today's class we are going to discuss about the interdependency of micro and macro economics. Okay, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स हालांकि दो अलग अलग ब्रांचेज हैं, बट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. मींस मैक्रो स्टडी के लिए माइक्रो इज़ हेल्पफुल एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़ को डिस्कस करना होगा. ठीक है. फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये माइक्रो से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पे हम इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर की को डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पता करेंगे. ठीक है. और जब हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट एंड अदर साइड्स की, तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, मैक्रोज़ के थ्रू स्टडी करनी होगी. तो माइक्रो और मैक्रो दोनों ही जो स्टडीज़ हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट. माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर डिपेंड है और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है ना. तो एक एक का पहले हम जो है वो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर को हम चेक करेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, फिर एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट निकालेंगे. तो थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट हम माइक्रो में देखेंगे, देन इंडिविजुअल की, और जब हम एग्रीगेट निकालेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा. राइट. तो दोनों ही जो है वो एक दूसरे से डिपेंडेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंडेंसी ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करता है. ठीक है. सपोज़ करिए रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके. ये आपकी स्टडी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि ये इंडिविजुअल कस्टमर या इंडिविजुअल पर्सन जो होगा वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो जो है कैपिटल को लेना चाहेगा. ठीक है. लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस है वो एग्रीगेट में हम निकालेंगे तो दैट विल बी मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट. राइट. तो जब हम कोई भी इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, फाइनली उसको क्या करते हैं, उसका एग्रीगेट निकालते हैं. तो माइक्रो एंड मैक्रो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं. देन माइक्रो जो है वो मैक्रो पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास जो एग्रीगेटेड गेट्स होते हैं, एवरेजेस होते हैं, वो हमारे माइक्रोज़ के यानी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर वो क्रिएट करता है. ठीक है. तो लिक्विडिटी जो है प्रेफरेंस फंक्शन एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी जो है, तो वो एज अ होल और साथ ही साथ इंडिविजुअल. ठीक है. तो कोई भी स्टडी है, चाहे हम लिक्विडिटी की स्टडी कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ मनी की स्टडी कर रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है. लेकिन जब हम किसी को कैपिटल जो है वो लैंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर बैंक के थ्रू लैंड किया जाएगा, तो वो इंडिविजुअल पर्सनस को दे करके लिया जाएगा. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हेल्पफुल होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज़ की मैक्रो पैराडॉक्स. पैराडॉक्स का मतलब होता है कंट्रोवर्सियल. ठीक है. तो इट मीन्स दैट एन एक्ट विच इज़ बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल मे बी प्रूव हार्मफुल फॉर अदर टाइप ऑफ इकोनॉमी. ठीक है. तो यहाँ पे मैक्रो पैराडॉक्स से मतलब कि एक चीज़ जो है वो माइक्रो के लिए यूज़फुल है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो है वो हार्मफुल है. ठीक है. तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है कि इफ़ एन इंडिविजुअल सेव्स, ये तो हमारी फैमिली के लिए बेनिफिशियल होता है. इट मीन्स अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म में देखें तो सेविंग्स जो है दे आर गुड. लेकिन अगर हम इस इंडिविजुअल स्टडी को एज अ होल या एग्रीगेट लेते हैं, तो कंट्री में अगर हम सेव करके मनी रख रहे हैं तो क्या होगा, वो मनी फ्लो में आने से बच जाएगा. ठीक है. और जब वो फ्लो में नहीं आएगा तो उसकी एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट डिमांड, एम्प्लॉयमेंट, इनकम जो है वो इनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा और सारी की सारी इकोनॉमी जो है वो सफ़र करेगी. ठीक है. तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है या फ्रूटफुल है वो मैक्रोज़ के लिए भी फ्रूटफुल हो ना. तो हो सकता है कि हमारी इंडिविजुअल टर्म में हम देखेंगे तो वो चीज़ अच्छी हो सकती है, और जब भी हम
एग्रीगेट या कंट्री लेवल पर देखेंगे तो वो चीज़ नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है, तो मैक्रो पैराडॉक्स इज द कंट्रोवर्शियल कंडीशन जहाँ पर कोई एक टर्म माइक्रोस के लिए तो अच्छी है लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बुरी है। ठीक है ना, तो सेविंग के एग्जांपल से हमने उसे समझ लिया है कि अगर हम अपने लिए सेव कर रहे हैं तो हमारी जो भी फैमिली है उसके लिए सेविंग्स अच्छे हैं, लेकिन अगर कंट्री वाइड देखा जाए तो वहाँ पर सेविंग्स अच्छे नहीं है, क्योंकि सेविंग्स यानी मनी का मार्केट में फ्लो कम होना। ठीक है, तो यहाँ पर इससे प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमी के जो 3 बेसिक फैक्टर्स है, तीनों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स जो है इज़ मेंट बाय द फील्ड और एरिया जो कि कवर करता है हमारा सब्जेक्ट। तो हम जो स्टडी करते हैं वो हमारा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाएगा। तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को लेकर के 2 तरह की व्यूज़ हमको देखने को मिलेंगे। सो द फर्स्ट व्यू इज़ प्रोफेसर केन्स view and the modern economist view. So let's see what is the view of Keynes. According to Professor Keynes, the scope of economics include the following: subject matter of economics, relationship of economics with other social science and nature of economics. जबकि मॉडर्न व्यू जो है इकोनॉमिक्स के बारे में वो क्या कहता है, द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट होल्ड दैट रिलेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स विद अदर साइंस इज़ नॉट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसका रिलेशनशिप अदर सोशल साइंसेस के साथ में क्या है, वो हमारी इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, और इसकी जगह पर वो इंक्लूड करते हैं स्टडी ऑफ लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स कहाँ जा कर के लिमिटेड हो जाता है, मतलब उसके आगे उसको स्टडी करना या उस तरह की स्टडीज़ को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हमारा जो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स है उसके 4 इन्होंने सब्जेक्ट मैटर बताए। तो फर्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स विद अदर सोशल साइंस एंड लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एक्चुअली यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि हमारा जो डिस्क्रिप्शन है दैट सेज कि ये जो थर्ड वन है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, केन्स के अकॉर्डिंग इसे हमें इंक्लूड करना होगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है इसे हमने 3 टर्म्स में क्लासीफाई किया है: व्यू ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, वेलफेयर व्यू, ह्यूमन बिहेवियर व्यू। जो हमने लास्ट ईयर जो हमारी बुक थी वहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपने ये सारी की सारे जो व्यूज़ हैं वो पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो एडम स्मिथ और उनके फॉलोअर्स जो हैं वेल्थ को मेन प्लेस देते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैम वेल्थ इज एंड इट्स नेचर एंड मीन्स ऑफ एक्वायरिंग इट आर द परव्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मतलब एडम स्मिथ और उनके फॉलोअर कहते हैं कि अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर वेल्थ कैसे हमने एक्वायर की, ये सारी की सारी स्टडी हमें यहाँ पर करनी होगी। वेलफेयर वाले व्यूज़ जो हैं वो मार्शल पिगो और उनके फॉलोअर्स के दिए हुए हैं, और यहाँ पर इन इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। मटेरियल वेलफेयर से मतलब वो चीज़ें जो हम यूज़ के लिए अपनी लग्जरी के लिए, अपनी कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सब हम जब स्टडी करते हैं दैन इट इज़ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सारी की सारी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़ ऑफ अ सोशल मैन जहाँ पर वेल्थ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज़ वेलफेयर व्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। राइट, नेक्स्ट इज़ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये व्यू दिया है रॉबिन्स ने और उनके फॉलोअर्स ने। ठीक है, सो यहाँ पे रॉबिन्स कहते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स है दिस इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एंड ये स्टडी करता है कि ह्यूमन बिहेवियर के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, नहीं वो एक्शंस या वो हमारी थिंकिंग
जो कि वेल्थ से रिलेटेड होती है, मनी से रिलेटेड होती है। जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो दिस इज़ द ह्यूमन बिहेवियर व्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हमें वेल्थ को स्टडी करना है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, वेलफेयर को स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू द व्यूज़ ऑफ मार्शल, पिगो एंड अदर्स, और ह्यूमन बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ रॉबिन्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ जो हम मनी अर्निंग यानी वेल्थ अर्निंग के लिए करते हैं, तो दैट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जिसके आउटपुट पे या जिसके रिटर्न में हमें वेल्थ या मनी मिलता है, दैट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कल्टिवेशन बाय अ फार्मर इन द फार्म, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय द डॉक्टर, टीचिंग बाय अ टीचर। तो ये सारे के सारे जो मैटर्स हैं, ठीक है, ये इन एक्टिविटीज़ के रिटर्न में हमें मनी मिलता है। ठीक है, तो फैक्ट्री में चाहे हम काम कर रहे हैं, एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं, एज अ डॉक्टर वर्क कर रहे हैं, अगर उसके बदले में हमें मनी मिलता है तो दोज आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ हियर आर सम ऑफ द डेफिनेशन बाय मार्शल एंड डेफिनेशन बाय पिगो। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं, लेट्स सी। मार्शल सेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटी विच इंक्रीज मटेरियल वेलफेयर ऑफ मैन एंड विच आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग वेल्थ एंड वेलफेयर। तो मार्शल के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे मटेरियल वेलफेयर, ठीक है, जब हम अर्निंग करेंगे तो ऑब्वियसली हम उस इनकम का इन्वेस्टमेंट अपनी किन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मटेरियल वेलफेयर को ये इंक्रीज़ करता है और साथ ही साथ हमारी वेल्थ को भी इंक्रीज़ करता है। तो जो भी एक्टिविटीज़ इसमें हेल्पफुल होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पिगो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दो सोशल एक्टिविटीज़ विच आर डन फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन। ठीक है, और इन्हें हम मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जिनके रिटर्न में हमें मनी मिलने वाला है, ठीक है, वो सारे के सारे जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक रेफर्स विशेषताएं, राइट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की विशेषता क्या है, तो फर्स्ट वन इज़ वेल्थ ओरिएंटेड। ठीक है, हम भी जो काम करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका रिलेशन अर्निंग ऑफ मनी से होना चाहिए, तभी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यानी मनी हमें रिटर्न में नहीं मिल रहा है, आउटपुट में नहीं मिल रहा है, तो हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लीगल एक्टिविटीज़। तो अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम कंसिडर करेंगे जो कि लीगल हैं। ठीक है, और इलीगल एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काउंट नहीं करते, जैसे स्मगलिंग, ठीक है, चोरी, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कहलाएंगी। ब्लैक मार्केटिंग, ब्राइबरी, तो ये इमोरल एक्ट्स जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टर्म में यूज़ नहीं किए जा सकते। एक्टिविटीज़ ऑफ एवरेज मैन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हर एक जो एक्टिविटी है किसी एक एवरेज मैन की जो कि वेल्थ से रिलेटेड है, वो सब उसमें आएंगी। ठीक है, लेकिन एक बार फिर याद रखेंगे कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, इवन गैम्बलिंग, उसको भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानते हैं। मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। तो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से जो हमें रिटर्न मिलता है उसे हम मनी के टर्म में काउंट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसकी मेजरिंग रॉड होती है मनी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ सोशल एक्टिविटीज़। तो क्योंकि सोसाइटी में रहने वाले लोग जो हैं अपनी वेलफेयर के लिए इन एक्टिविटीज़ को करते हैं, दैट्स वाई सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है।
और अनसोशल इलीगल एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उनका मेन कंसर्न मनी नहीं होता है, यानी मनी का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर कम होता है। ज़रूरी नहीं कि उसके रिटर्न में या उनके रिटर्न में हमें मनी नहीं मिलेगा, बल्कि हमें प्लेजर मिलेगा, या फिर आउट ऑफ इमोशन, हम किसी से इमोशनली जुड़े हुए हैं इसलिए ये एक्टिविटी हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अ फैमिली मदर लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड, अपने बच्चों की वो देखभाल करती है, उन्हें वो पढ़ाती हैं, उनके लिए एज अ डॉक्टर भी एक्ट करती हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो नॉन इकोनॉमिक होगी, क्योंकि यहाँ पर मनी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अगर मदर अपने बच्चे को लुक आफ्टर कर रही है, यानी उसकी देखभाल कर रही है, तो वो मनी के लिए नहीं कर रही है। ठीक है ना। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिनमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, या जिनके रिटर्न में हम मनी को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि इमोशनली टच्ड होने की वजह से हम वो एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो सारे के सारे नॉन इकोनॉमिक। जो घर में आप काम करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बदले में आप पैसा नहीं वसूलते हैं। लेकिन सपोज़ करिए कोई आपके घर में आकर आपके लिए वो काम करे और उसके बदले में आप उसे सैलरी दें, चाहे वो हाउस होल्ड कोर्स ही क्यों ना हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहला जाएगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनका डिफरेंस हम मीनिंग के बेसिस पर, ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पर, लीगैलिटी, इन सारी चीज़ों के बेसिस पर करते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ कि वो सारी एक्टिविटीज़ जिनका कंसर्न होता है मनी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इमोशन की वजह से और खुशी के लिए हम परफॉर्म करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो है अर्निंग वेल्थ, पैसे कमाना। ठीक है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं दे डजंट हैव एनी पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, उनका कहीं से भी पर्पस मनी अर्निंग का नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लीगैलिटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सारी की सारी लीगल ही होंगी। ठीक है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लीगल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इज सप्लाई। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं दे आर डन टू फुलफिल आर वांट्स, मटेरियल वांट्स को पूरा करने के लिए जो है वो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। ठीक है, जबकि अन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, हमारे इमोशंस को इमोशंस से रिलेटेड होती हैं, और साथ ही साथ उनका मनी से कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ ये है कि आपके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं दोज आर जनरल एक्टिविटीज़ ऑफ मैन, और अन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं दे आर सोशल एक्टिविटीज़ और एबनॉर्मल भी हो सकती हैं, लाइक गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग एट्सेट्रा। ओके, मोटिवेटिंग फोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ वेल्थ। ठीक है, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मोटिवेशनल फोर्स है डिज़ायर, हमारी इच्छाएं। हम चाहते हैं हमारे पेरेंट्स हमें एक ओविंग चाइल्ड माने। ठीक है, एक अच्छा बच्चा, तो हम उनके लिए कुछ करते हैं। ठीक है, तो मोटिवेटिंग जो होता है वो डिज़ायर होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और मोटिवेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का होता है हमारी वांट्स। ठीक है, तो वांट्स और डिज़ायर में डिफरेंस होता है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस? वांट्स जो होती हैं वो हमारी ज़रूरतें होती हैं, जो हमारी मटेरियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती है, मटेरियल वेलफेयर से। एंड डिज़ायर जो होती है वो हमारी इमोशंस से जुड़ी हुई चीज़ होती है। ठीक है, इच्छा होती है। नाउ मेज़रमेंट, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेज़र करना जो होता है क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड समहाउ इम्पॉसिबल।
ओके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनसे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से ऐसा कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रमोशन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ अर्जेंसी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं दे आर वेरी अर्जेंट फॉर आवर मटेरियल वेलफेयर एज वेल एज आर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है इनमें कोई भी अर्जेंसी नहीं होती है। स्कोप, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्कोप लिमिटेड है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्कोप जो है वो काफ़ी वाइड है, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ जो होती है वो आपके सारे के सारे सोशल वर्क और फैमिली के जितने भी काम होते हैं उनको लीड करती हैं। ओके। तो हमने अभी नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो पढ़ी है, और यू मस्ट रिमेंबर दैट कि सेम एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है और नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? मैंने आपको शायद बताया दैट अगर मदर अपने चाइल्ड को पढ़ा रही है तो वो पढ़ाना नॉन इकोनॉमिक होगा, क्योंकि वहाँ पर वो अपने बच्चों से कोई पैसे नहीं लेने वाली है। बट अगर कोई टीचर किसी और बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसके बदले में उन्हें पेमेंट मिलता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। तो कई सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक भी हो सकती हैं और नॉन इकोनॉमिक हो सकती हैं। ठीक है। नाउ फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, या हम उन्हें डिपार्टमेंट कह सकते हैं कि जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब हम इकोनॉमिक स्टडी करते हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो इकोनॉमिक को बेस प्रोवाइड करती हैं। ओके। सो द फर्स्ट वन इज़ कंजम्पशन, देन प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। तो कंजम्पशन जो है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैवन्स, कंजम्पशन इज़ द सेंट्रल पॉइंट राउंड दैट ऑल द इकोनॉमी या ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवॉल्व्स। कंजम्पशन ही वो पॉइंट है, वो सेंट्रल पॉइंट है जिसके चारों तरफ सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो चलती हैं। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजम्पशन एक गवर्निंग लॉ है जो इकोनॉमिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर हम ह्यूमन वांट्स, उनकी डिमांड, सप्लाई, मार्जिनल यूटिलिटी, और वो कम हो रही है तो उसे कहा जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसे हम स्टडी करते हैं कंजम्पशन में। एक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को स्टडी करते हैं। लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस को, फैमिली बजट, और ऐसी ही कई सारी चीज़ें जो कि कंजम्पशन से रिलेटेड है हम स्टडी करते हैं। प्रोडक्शन, ये भी एक बेसिक एक्टिविटी है इकोनॉमिक। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो क्रिएशन का काम करता है। ठीक है। तो वो कमोडिटी जो हमारे लिए ज़रूरी है, इकोनॉमिक यूटिलिटी जिनकी बात की है या वैल्यू है, उनका प्रोडक्शन यानी उनका क्रिएशन। ठीक है। तो इफ़ कंज्यूमिंग इज़ एक्सट्रैक्टिंग यूटिलिटी, प्रोड्यूसिंग मीन्स पुटिंग यूटिलिटी इनटू। तो कंजम्पशन जो होता है वो हमें कंजम्पशन के लिए जो चीज़ें प्रोवाइड होती हैं वो प्रोडक्शन के थ्रू ही मिलती हैं। तो यहाँ पे कमोडिटी भी हो सकती है और सर्विसेज भी हो सकती हैं जो ह्यूमन को ज़रूरी होती हैं। ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़। ठीक है। ये आपका आएगा प्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ आपको पढ़ना होगा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, डिवीज़न ऑफ लेबर, एफिशिएंसी ऑफ लेबर, मोबिलिटी ऑफ लेबर, कैपिटल एक्यूमुलेशन और ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। तो इस ब्रांच में आप लॉ ऑफ रिटर्न मतलब आप जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें आपने जो भी मनी लगाया है वो आपको रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेबर का डिवीज़न किस तरह से किया जाए, लेबर की एफिशिएंसी के बारे में, मोबिलिटी यानी एक जगह से दूसरे जगह, कैपिटल एक्यूमुलेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है। थर्ड वन इज़ एक्सचेंज। सो एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज मीन्स गिविंग कमोडिटीज़ ऑफ लेस यूटिलिटी एंड टेकिंग कमोडिटीज़ ऑफ मोर यूटिलिटी, यानी कम यूटिलिटी वाली कमोडिटीज़ को दे देना और ज़्यादा यूटिलिटी वाली कमोडिटीज़ को
यूज़ करना या ले लेना, ठीक है। तो ऑब्टेनिंग कमोडिटीज़ रिक्वायर इन प्लेस ऑफ एडिशनल कमोडिटी, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी कमोडिटी होगी वो किसी एक एडिशनल कमोडिटी को वहाँ पर ऐड करेगी, ठीक है। तो एक्सचेंज हो सकते हैं वो दो तरह के होते हैं, बार्टर होता है और मनी एक्सचेंज। बार्टर में क्या करते हैं, किसी एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। और जो मनी एक्सचेंज है वहाँ पर किसी भी कमोडिटी या किसी भी सर्विस के लिए हमें पैसे या मनी को पे करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मार्केट पढ़ना होगा, प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ना होगा, देन आपको जो है थ्योरी रेवेन्यू एंड कॉस्ट एनालिसिस, क्योंकि इन सब का एक्सचेंज में बहुत इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसके लिए जो हम पे करते हैं वहाँ पर हमारी एक्सचेंज वैल्यू हमें पता चल जाती है, ठीक है। तो मनी की एक्सचेंज वैल्यू हमें एक्सचेंज से पता चलेगी। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग वेरियस फैक्टर्स, जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जब प्रोड्यूस की जाती है तो वहाँ पर कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होती है। तो जो भी अर्निंग होती है या जो भी रिटर्न होता है उस प्रोडक्शन का, उसको इन सब के बीच में बांटा जाता है, ठीक है। तो ये जो भी अर्निंग हो रही है प्रोडक्शन के रिटर्न में, ठीक है, तो उसमें से हर फैक्टर का क्या क्या हिस्सा है दैट विल बी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ रेंट, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ओके। एंड द लास्ट वन इज public finance. Public finance refers to the branch of economics that studies public revenue. Public को क्या मिल रहा है, पब्लिक क्या एक्सपेंडिचर कर रही है, पब्लिक के डेब्ट्स क्या है, उनके लिए बजट क्या बनाया गया है, क्या टैक्सेशन सिस्टम है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप पब्लिक फाइनेंस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डिफरेंस पता चल गया। एंड नाउ यू नो कि इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस की बहुत सारी थ्योरीज़ को स्टडी करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी एक्चुअली अगर हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं तो हम उसे क्या माने, क्या हम उसको साइंस माने या फिर हम उसे आर्ट्स माने, ठीक है। तो लेट्स सी फर्स्ट कि एक्चुअली साइंस का मतलब क्या होता है। तो साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक वे ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज जो होता है उसे साइंस कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, कुछ एक एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं, तभी हम किसी स्टडी को साइंटिफिक स्टडी कहेंगे, ठीक है। तो साइंस को नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव दो पार्ट्स में बांटा जाता है। जो पॉजिटिव होता है वो स्टडी करता है कि अभी क्या कंडीशन है, नॉर्मेटिव साइंस जो है वो स्टडी करता है कि क्या कुछ होना चाहिए था, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को अगर हम साइंस मान के ये स्टडी करते हैं तो हमें पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव दोनों ही तरह से उसे स्टडी करता है। तो किस तरह से करता है वो हम बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट कि इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ साइंस, ठीक है। और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है इट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ सब्जेक्ट टू चेंज, जो कि बार बार बदलता रहता है, ठीक है। दूसरा इसका मेजरिंग रॉड जो है वो भी मनी है, मनी भी चेंज होता रहता है। दैट्स वाई इट इज़ सेड कि इकोनॉमिक्स को हम साइंस की कैटेगरी में नहीं ले सकते हैं। और इकोनॉमिक्स साइंस क्यों क्या कहा जाता है, ये भी इसका एक रीज़न, इसके कुछ रीज़न्स हैं, ठीक है। तो अभी हमने रीज़न पढ़ा कि इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहा है जो कि चेंज होता रहता है। एंड इकोनॉमिक्स का जो मेजरिंग रॉड है वो मनी है, इसकी भी वैल्यू चेंज होती रहती है, ये भी अनसर्टेन होता है, ठीक है। बट वाई शुड बी से दैट कि इकोनॉमिक्स साइंस, इसके रीज़न्स हैं, ठीक है। तो क्या रीज़न है,
It is a body of such generalization, principles, theories or laws which indicate relationship between the cause and the effect. तो हम इकोनॉमिक्स को साइंस इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, कुछ थियोरी एंड कुछ लॉ पढ़ते हैं जो कि कॉजेज़ और उसके इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करता है. ठीक है, तो दैट्स वाई ये कहा गया कि लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, यहाँ भी क्योंकि हम प्रिंसिपल थ्योरीज एंड लॉज को पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई इट मस्ट हैव टू बी कॉल्ड साइंस. ठीक है ना. एंड साइंस ऑल्सो studies uniformities pervading the particular branches of nature. So economic does. इसके अलावा जो एक साइंस होता है वो यूनिफॉर्मली किसी एक ब्रांच के बारे में स्टडी करता है, उसकी सारी चीज़ों को लेकर के स्टडी करता है. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिक जो है वो साइंस है क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर ब्रांच की जो भी यूनिफॉर्मिटीज़ होती हैं या हमारी ह्यूमन बिहेवियर की जो यूनिफॉर्मिटीज़ हैं उन्हें स्टडी करता है. ठीक है, तो दैट्स वाई हम इसको साइंस कहेंगे. सेकेंड आर्गूमेंट इज़ दैट कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसे बहुत ही सिस्टमैटिकली कलेक्ट किया जाता है, फिर क्लासीफाई किया जाता है, उसके बाद उसे एनालाइज किया जाता है. तो जब हमारी स्टडी सिस्टमैटिक है देन इट शुड बी कॉल्ड साइंस. इसीलिए इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है उसे हम साइंस कह सकते हैं. ठीक है, और फिर हमारी जो भी हम स्टडी करते हैं उनको कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक फाइनेंस में डिवाइड करते हैं. ठीक है, फिर इन स्टडी इकोनॉमिक्स वी हैव टू अडॉप्ट सम ऑफ द मैथड. ठीक है, तो साइंस इसलिए भी हम कहेंगे क्योंकि हम पर्टिकुलरली मैथड यूज़ करते हैं जो कि साइंस में भी मैथड्स का यूज़ किया जाता है. देन इकोनॉमिक्स शुड बी कॉल्ड अ साइंस. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को हम साइंस कह सकते हैं, उसके लिए दोज आर्गूमेंट्स हैव बीन गिवन. ओके, नेक्स्ट इज़ कि क्या हम उसे आर्ट्स कहें. तो आर्ट कंसिस्ट ऑफ डूइंग समथिंग वेल. जब हम कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं तो दैट इज़ आर्ट. ठीक है, नॉलेज इज़ साइंस एंड एक्शन इज़ आर्ट. J.K. मेहता हैज़ सेड दैट. उनका कहना था कि जब हमें नॉलेज मिलता है तो वो साइंस है और उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग हम एक्शन करते हैं तो दैट इज़ आर्ट. ठीक है, J.S. मिल ऑल्सो सेज कि पॉलिटिकल इकोनॉमी इज़ द आर्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर ऑल वांट्स. तो उनका कहना है कि ये एक प्रैक्टिकल वे है जिसमें हम अपनी ज़रूरतों को ख़त्म करने के लिए कुछ वर्क करते हैं. ठीक है, तो व्हेन एक्शन इज़ आर्ट देन इकोनॉमिक्स ऑल्सो इज़ एन आर्ट क्योंकि ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ एक्शंस पर्टिकुलर करता है. ठीक है, नाउ क्योंकि इसमें कुछ एक जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इकोनॉमिक्स में साइंस के हैं और कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आर्ट्स के हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ डिसाइडेड कि हम इसे आर्ट्स भी मान करके चलें और साइंस भी मान करके चलें. ठीक है, तो आर्ट वो सिस्टम होता है रूल्स का जो हमें अटेनमेंट ऑफ गिवन एंड, जो हमारे पास हमने एक पर्पस डिसाइड किया होता है उसके अटेनमेंट के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए हमें जो भी सिस्टम हेल्प करता है वो आर्ट होता है. ठीक है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या हो जाता है, आर्ट्स हो जाता है. ठीक है ना. जब हम नॉलेज बेस्ड बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस. ओके, तो चैंपमैन हैज़ सेड दैट कि इकोनॉमिक स्टडी द इकोनॉमिक फैक्ट एज व्हाट दे आर एंड सो इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस कि वो क्या है. ठीक है, तो दैट्स वाई वो क्या हो जाता है, एक साइंस हो जाता है. नॉर्मेटिव साइंस है क्योंकि क्या होना चाहिए इसको भी स्टडी करता है. ठीक है, फिर हमारी डिज़ायर्स या वांट्स कैसे पूरी हो इसके लिए वो एक्शन पे वर्क करता है, तो ये आर्ट भी है और साइंस भी है. ठीक है, तो हु सेड दैट, चैपमैन हैज़ सेड कि ये सिर्फ आर्ट्स या साइंस एक ना हो करके आर्ट्स भी है एज वेल एज साइंस भी है. ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव पार्ट्स ऑफ साइंस जो हैं वो व्हाट इज़ यानी कोई चीज़ क्या है एंड हाउ कैन इट बी अटेन्ड या कैसे ये होनी चाहिए, हाउ इट ऑट टू बी, इन दोनों को स्टडी करता है. ठीक है,
एंड आर्ट जो है उसके एक्शन पे वर्क करता है कि हाँ व्हाट आर द मेथड्स जिनको हम यूज़ करें और हमारी जो भी अटेनमेंट है उसे मिल जाए। ठीक है, ना लेट्स सी कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस क्या हैं। सो इसकी लिमिटेशन को प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन्सन ने बताया है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, वेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ही हम सिर्फ स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, उसके अलावा एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पर नहीं डील करते हैं। स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन मतलब एक पर्सन जो ऑर्डिनरी सोसाइटी में रहता है, हम उसकी स्टडी करते हैं। बट पीपल लाइक सेंट्स, पीपल लाइक थीव्स एंड माइजरली पर्सन जो होते हैं उनको हम स्टडी नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ सोशल मैन। ऑब्वियसली ये सोशल बीइंग है, ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशल एनिमल कहा जाता है। तो सोशल मैन की ही हम स्टडी करते हैं यहाँ पर। इसको साइंस और आर्ट दोनों तरह से ही ट्रीट करना पड़ता है एंड ये उन एक्शंस को ही इंक्लूड करता है जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होते हैं। तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ रिलीजियस मैन फिक्टिशियस, मतलब कि इमेजनरी मैन को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, बल्कि जो भी ऑर्डिनरी एंड रियल पर्सन है, रियल कॉमन मैन है, हम उसकी स्टडी यहाँ पर करते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स के इसके लिमिटेशन है कि इट स्टडी एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये सारी ह्यूमन बीइंग की, इट्स ओनली साइंस, आर्ट हम इसे नहीं मान सकते और इट्स अ पॉजिटिव साइंस। ये लिमिटेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स। ओके, तो अब इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये साइंस है तो अगेन साइंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव साइंस। ओके, तो ये नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव है, ये भी हमें डिसाइड करना होता है। तो ये जो टॉपिक है नेक्स्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।